हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। इस वीडियो में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस देखेंगे कि क्या है और इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डीबीटी के लिए और आप गेट के लिए भी इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्ड देखते हैं तो हम कैसे टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्या है। बट ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चरल कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड मेड एक्सेसिबल फॉर एनालिसिस एंड रिसर्च। यानी कि क्या है, एक ऐसा डेटाबेस है जो ऑर्गेनाइज है, जिसको स्टोर किया गया है और वो रिसर्च और एनालिसिस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और इसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो है ये डेटाबेस जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ये जो डेटाबेस है इसमें आपको बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन के सीक्वेंसेस मिलेंगे, जीन एक्सप्रेशन के बारे में पता चलेगा, मेटाबॉलिक पाथवे एंड स्ट्रक्चरल डेटा भी आपको मिलेगा। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे ही डाउट्स, सारे ही पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, so bioinformatics databases help researchers analyze, compare, and interpret biological data, facilitating advancement in genomic, proteomics, and drug discovery. मतलब ये जो डेटाबेस होता है ना, ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो जब भी आप उस पर्टिकुलर किसी चीज के लिए स्टडी कर रहे होते हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप इस डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सपोज आप किसी एक प्रोटीन पे काम कर रहे हो, तो ये जो प्रोटीन है इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर जीन होगा, और जीन है तो हम क्या इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मान लीजिए कि आपको इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग के लिए जाएंगे? नहीं, ये ऑलरेडी डेटा जो है स्टोर्ड है, तो ये इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आप तुरंत ले लोगे तो आपको सीक्वेंसिंग और बहुत सारी चीजों को पीछे नहीं भागना पड़ेगा और आप अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड कर सकते हो बिना किसी देरी के। ठीक है, तो और ऊपर से जो डेटाबेस होते हैं उसमें बहुत सारा डेटा होता है, मतलब किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा है। उसी डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ता है ताकि आप उससे फ्रूटफुल या फिर आउटकम निकाल सको। ठीक है, तो जो आपने रिसर्चर ने रिसर्च की है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। अगर आप किसी दो चीज का कंपेयर करना चाहते हो कि ए और बी प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन बेहतर है, उनका जीनोम कंपेयर करना चाहते हो, उनके फंक्शन को कंपेयर करना चाहते हो, यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हो, तो वो सब चीजें आपको बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वहां से आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, अब इससे जो है आप जीनोमिक्स की स्टडी कर सकते हैं। जीनोमिक्स की मतलब सेट ऑफ ऑल जीन, जितना भी जीन है ह्यूमन बीइंग में। जब भी आप मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो किसी जीन पे काम कर रहे होते हो, तो ऐसा तो नहीं कि आप उस जीन के लिए स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो कि वो जीन में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा फंक्शन। नहीं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमको नोन है, तो वो एक स्टोर्ड फॉर्म में रखी गई है, और जब आपको जरूरत होती है तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। तो जीनोमिक्स क्या होता है, जिसमें हम की पूरे जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटियोमिक्स मतलब प्रोटीन के बारे में, और ड्रग डिस्कवरी मतलब कि हम यहाँ पर फार्मेकोलॉजी वाला कंसेप्ट लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल डेटाबेस। अब अगर मैं बात करूं कि क्या है बायोलॉजिकल यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस की टाइप्स क्या है, तो देखिए बायोलॉजिकल या फिर आप बोलो बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेसेस को मैं क्लासिफाइड कर सकती हूँ डिफरेंट क्राइटेरिया में। ठीक है, और वो क्राइटेरिया हो सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप, कि किस तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा सोर्स की, डेटा का सोर्स क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या आपके पास जो डेटा है आप उसको एक्सेस कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हो कि नहीं। इन सभी के बेसिस में मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ड ऑन डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है। तो अगर मैं डेटा टाइप के बेसिस पे बात करूँ तो मेरे को इस इतने तरह के डेटा बेसिस मिलेंगे। पहला है मेरे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, जिसमें मैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन देखूंगी, और आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहाँ, डीएनए में मिलेगा।
आरएनए की सीक्वेंस में मिलेगा। तो यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस से आप डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला। नेक्स्ट है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस, जहां पर स्टोर्ड अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस, जो प्रोटीन है वो क्या है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही है, तो उन सीक्वेंस को आप प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस। स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, और वो स्ट्रक्चर आपका डीएनए या प्रोटीन या आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रही हूँ 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कि मेरे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आरएनए और डीएनए आ जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्ट्रक्चरल डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेसेस, जहां पर हम मेटाबॉलिक पाथवे में जाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कि एनाबॉलिक पाथवे हो गया, कैटाबॉलिक पाथवे हो गया, जो बायोकेमिकल पाथवे की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को आप मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस। जब भी मैं जीन एक्सप्रेशन की बात करती हूँ तो मेरे जैसे जीन एक्सप्रेशन की बात की तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है mRNA, क्योंकि mRNA ही है जो जिससे क्या प्रोटीन बनेगा, जो एक्सप्रेस होगा वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और प्रोटीन एक्टिव होगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी जीन का एक्सप्रेशन देखना चाहते हो, जीन वाले एक्सप्रेशन जो डेटा आपको मिलेगा कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को हम जो है जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस से कलेक्ट कर सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपको माइक्रो एरे या आरएनए सीक्वेंसिंग स्टडी के थ्रू ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये सारे डेटा टाइप्स हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर डेटा सोर्स की बात करूं तो मेरे पास पहले प्राइमरी डेटाबेस आ जाता है। प्राइमरी डेटाबेस यानी कि रो सीक्वेंस या रो एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब ये क्या होता है, प्राइमरी डेटाबेस में हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास रो डेटा निकल के आता है वो हमारा प्राइमरी डेटाबेस हो जाता है, जो सेकेंडरी डेटाबेस के लिए काम करता है, आगे की एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सो इट इज अ रो सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल डेटा सबमिटेड बाय रिसर्चर्स। ठीक है, यानी कि रिसर्चर ने जो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो डेटा निकल के आया वो होता है प्राइमरी डेटाबेस। इसके एग्जांपल में जीन बैंक चले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेकेंडरी डेटाबेसेस। सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या है, ऐसा डेटा है जो प्राइमरी डेटा से ऑब्टेन किया जाता है फर्दर स्टडी करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक डेटा निकल के आया, मान लीजिए ये जो है डेटा ये आपको निकल के आया, तो ये आपका प्राइमरी डेटा हो गया। अब इस प्राइमरी डेटा को जब मैं यूज करके एनालिसिस करूंगी, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी, वो मेरा सेकेंडरी डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ इंफॉर्मेशन को, प्रॉपर एनोटेटेड करती हूँ कि हर सीक्वेंस कौन सा इंफॉर्मेशन क्या चीज है उसको प्रॉपर टैग करना है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है सेकेंडरी डेटाबेस, जिसमें स्विस पोर्ट चले आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। थर्ड है हमारा कंपोजिट डेटाबेसेस। इसके अलावा हम टर्शरी डेटाबेसेस भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई विल टेल यू। सो यहाँ पर हम कंपोजिट डेटाबेसेस देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है, इंट्रीगेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, यानी कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हैं और आप हर जगह से कुछ ना कुछ डेटा को कलेक्ट करके इकट्ठा कर रहे हो, तो वो कहलाता है कंपोसाइट डेटाबेसेस। ठीक है, जिसके एग्जांपल में एंट्रीज आ जाता है। ठीक है, ओके। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो है बेस्ड ऑन एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मान लीजिए मेरे पास इतने सारे डेटा तो है, पर क्या ये डेटा मेरे लिए अवेलेबल है, अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ तो क्या मैं इन डेटा को यूज कर सकती हूँ, तो यस आई कैन यूज। जैसे यहाँ पे चला आता है पब्लिक डेटाबेसेस, जो कि फ्रीली अवेलेबल है रिसर्चर्स के लिए। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज में रिसर्च करना चाहती हूँ और उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है, मैं किसी प्रोटीन में काम कर रही हूँ, किसी डीएनए में काम कर रही हूँ, और मुझे उसके सीक्वेंस या उसके फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं एनसीबीआई और ईएमबीएल से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो है मैं फ्रीली इसको यूज कर सकती हूँ, इसीलिए इसको पब्लिक डेटाबेसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चला आ जाता है प्रोप्राइटरी डेटाबेसेस। इसमें क्या होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन और पेमेंट की जरूरत होती है, यानी कि ये आपको फ्री में नहीं मिलता है। इसमें जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन या पेमेंट के माध्यम से जाना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्री नहीं होता, और इसके एग्जांपल में साई फंडर चले आते हैं।
नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस। इंटीग्रेटेड से वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल डेटाबेसेस है, हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अदर मान लीजिए कि यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, फिर मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं इन तीनों में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ, और अपने लिए फिर वो डेटा को बना रही हूँ, और फिर उस डेटा पे मैं काम करूंगी, ठीक है। तो इस तरह के डेटाबेसेस को हम इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस बोलते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली ऐसी साइट्स होती है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट साइट से डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और एक प्लेस में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में मिल जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड डेटाबेस इन विच वी कंबाइन डेटा फ्रॉम वेरियस बायोलॉजिकल डेटाबेसेस फ्रॉम अ होलिस्टिक व्यू। जैसे कि एग्जांपल KEGG चले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू। अब हम थोड़ा सा डिटेल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा चलिए, आप पहले तो ये जान लेते हैं कि वाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस क्या होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ इसको, है ना, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें कैसे ये यूज आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आप कोई एक जीन में काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं IL-6 का नाम ले लेती हूँ, है ना। ये एक इंटरल्यूकिन जीन है, ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है बेसिकली ये बॉडी में, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस जीन के ऊपर काम कर रही हूँ। अब मुझे क्या है कि इस जीन के ऊपर काम करने के लिए ना मुझे इसका बहुत सारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मुझे लगाना है। तो मेरे पास जो है इसका DNA की रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है। तो अब मुझे ना क्या करना है कि इसका जो है, मान लीजिए मुझे इसका PCR लगाना है। PCR आप लगाओगे तो आपके पास एम्प्लीफिकेशन होगा, यानी कि इसका एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, यानी कि डीएनए की बहुत सारी आपको कॉपीज मिल जाएंगी, फिर आप उस डीएनए से मल्टीपल एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास तो डीएनए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब भी मैं कोई डीएनए करती हूँ, मुझे जब डीएनए करना होता है, सॉरी, जब मुझे पीसीआर करना होता है तो उसके लिए मुझे डीएनए चाहिए, और पीसीआर करने के लिए मुझे चाहिए प्राइमर्स। ये बात आपको पता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें जो है इसका मैंने जीनोमिक मटेरियल निकाल लिया, तो मेरे पास इतना सारा जीनोमिक मटेरियल आ गया। इस जीनोमिक मटेरियल में कहीं यहाँ पर कहीं जो है IL-6 का जीन है, ठीक है। ये IL-6 का जीन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, IL-6 का जीन है, मतलब कि आपको इतना ही फ्रेगमेंट जो है वो आपको अपना इतना ही फ्रेगमेंट आपको चाहिए जिसकी आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जब भी मैं प्राइमर की बात करती हूँ तो मेरे पास एक आता है फॉरवर्ड प्राइमर, और दूसरा मेरे पास चला आ जाता है रिवर्स प्राइमर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर जब तक मैं फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर बना रही हूँ तो मुझे इसके लिए सीक्वेंस का पता होना जरूरी है, क्योंकि आप क्या करते हो, डीएनए की ये दो मान लीजिए ये जो स्ट्रैंड है उसमें एक आप फॉरवर्ड प्राइमर बनाते हो और एक आप रिवर्स प्राइमर बनाते हो, और ये जो प्राइमर्स होते हैं वो इन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब कि मुझे इसके सीक्वेंस की जरूरत है, मुझे इसके सीक्वेंस की जरूरत है, तभी तो मैं प्राइमर्स बना पाऊंगी। तो ये सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी डेटाबेस से, जो ऑलरेडी डेटाबेस में जो है वो IL-6 का पूरा पूरा कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं जो IL-6 के जीन के फॉर्मेशन करते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहां से IL-6 जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ढूंढना है, और उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में से आपको फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट आगे रन कर पाएगा, क्योंकि मैं जब मैं पीसीआर करूंगी तो मेरे पास डीएनए की मल्टीपल कॉपी होगी, और अब इस डीएनए से मैं RFLP लगा सकती हूँ, इस डीएनए से मैं कोई और एक्सपेरिमेंट लगा सकती हूँ, है ना, इस डीएनए से मैं डिफरेंट तरह के प्रोटीन इंटरेक्शन चेक कर सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरा एक्सपेरिमेंट तभी बढ़ेगा जब क्या है, मुझे ये सीक्वेंस पता होंगी, यानी कि मैं पीसीआर कर चुकी होंगे, और इसके लिए मुझे क्या डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी IL-6 जीन की, क्योंकि अभी मैं क्या करूंगी, IL-6 का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता है, तो क्या मैं IL-6 का डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ढूंढने जाऊंगी, नहीं। जो चीज ऑलरेडी मुझे पता है कि मुझे यहाँ से वो चीज मिल सकती है, तो उसके लिए मैं अपना टाइम क्यों दूं,
डायरेक्टली मैं जाऊंगी और डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एनसीबीआई की साइड मैंने दिखाई आपको, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनसीबीआई। अब मैंने क्या किया, एनसीबीआई से IL-6, ये आपको दिख रहा होगा IL-6, जिसको हम इंटरल्यूकिन 6 बोलते हैं, ये ह्यूमन सेपियंस यानी कि ह्यूमंस में ये जीन पाया जाता है। इस जीन के बारे में देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे जो है एनसीबीआई ने दी थी। अब उसके बाद मुझे इस जीन का सीक्वेंस चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने फास्टा की फाइल खोली, और ये मेरे पास जब मैंने खोला इसको, तो मुझे इस तरीके से पूरा IL-6 जीन का ये कि पूरा का पूरा सीक्वेंस मिल गया। अच्छा, ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसके नीचे और भी था, बट कि आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कटिंग आपको दिखाई है कि देखिए IL-6 जो है वो क्रोमोसोम 7 में पाया जाता है, ठीक है, और ये सीक्वेंस है IL-6 जीन का। अब क्या करना है, अब आपको IL-6 का जो फ्रेगमेंट चाहिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री आप प्राइमर तैयार करिए, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिल चुकी है। तो आप हो सकता है कि मान लीजिए ये वाला चाहिए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है आप यहाँ पे एक फॉरवर्ड प्राइमर तैयार कर दीजिए, और जहां पर कहीं पे जहां जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रिवर्स प्राइमर कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक चूज किया, तो इसके बीच का सारा न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो डीएनए है वो एम्पलीफाई होकर आपको मल्टीपल कॉपीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनसीबीआई ने मुझे कितनी हेल्प की कि मैं एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में, सॉरी, एक जीन है जो IL-6 के बारे में, मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस का, कि जो डेटा है वो आप कैसे स्टोर करते हो, मतलब जो स्टोरेज है उससे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, और वो आपको कैसे यूज आता है, ठीक है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस आर क्रूशियल फॉर मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च। एग्जैक्टली, जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हो, तो आपको किसी प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए, ठीक है, किसी प्रोटीन का फंक्शन चाहिए या उसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो क्या आप डे वन से यानी कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करोगे कि आप उस प्रोटीन का पहले तो स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे फिर आगे मूव करोगे? नहीं, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो मैं डेटाबेस से कलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा फॉर स्टडिंग जेनेटिक सीक्वेंसेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ये जो डेटा है ये वो स्ट्रक्चर मैनर में प्रॉपर तरीके से अरेंज है, स्टोर्ड है। आपको क्या है, आप उस डेटा को यूज कर सकते हो अपनी जेनेटिक सीक्वेंसेस की स्टडी के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर या किसी मेटाबॉलिक पाथवे की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि IL-6 जो है, इसका मैं PCR लगा रही हूँ ताकि मेरे पास बहुत ज्यादा डीएनए आ जाए, IL-6 का मल्टीपल कॉपीज आ जाए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है, दीज डेटाबेसेस आर एसेंशियल फॉर जीनोमिक्स। अगर आप जीन की स्टडी करना चाहते हो, प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन की स्टडी करना चाहते हो, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ मूव करना चाहते हो, जिसमें हम फार्मेको जीनोमिक, फार्मेको जो जीनोमिक्स और फार्मेकोलॉजी वाला जो कंसेप्ट होता है वो पढ़ते हैं। इनेबलिंग रिसर्चर्स टू मेक मीनिंगफुल डिस्कवरीज इन लाइफ साइंस, जिससे कि आप एक जरूरत के हिसाब से सही और मीनिंगफुल डिस्कवरी कर सको। तो ये सारे डेटा जो है वो एक स्ट्रक्चर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, स्टोर्ड होते हैं, और आप अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस में जब आपको नीड होगी तो आप वहां से रिट्रीव कर सकते हो, वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उसको फर्दर एनालाइज कर सकते हो और अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसलिए जो है हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं इन डेटाबेसेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखूं, तो हमने देखा था कि हमारे सोर्सेज क्या थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डेटाबेसेस, ठीक है। अब इन्हीं को वन बाय वन में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैं इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में जो है डिवाइड कर देती हूँ बेस्ड ऑन द कि क्या है डेटा प्रोसेसिंग का लेवल, ठीक है। अगर मैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, इनिशिएट कर रही हूँ, तो सबसे पहले वो जो एक्सपेरिमेंट करूंगी और उसके बाद जो मेरे पास आउटकम निकल के आएगा वो मेरा रो डेटा होगा, और उसी को मैं प्राइमरी डेटाबेस बोलूंगी। जब आप भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, और जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, आउटकम आपका आता है, ठीक है। जैसे कोई जेल की इमेज निकल के आई, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर निकल के आया, तो वो आपका प्राइमरी डेटाबेस होता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया गया है,
ठीक है, उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो प्राइमरी डेटाबेस में क्या होता है, रो डेटा स्टोर्ड होते हैं, अनप्रोसेस्ड बायोलॉजिकल डेटा होता है जिसको अभी तक ऑर्गेनाइज और एनालाइज नहीं किया गया है। ये डायरेक्टली हमें मिलता है रिसर्चर से जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबमिट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। दिस डेटाबेस एक्ट एज अ रिपोजिटरीज ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस। इस डेटाबेस में आपको बायोलॉजिकल सीक्वेंस मिलता है, स्ट्रक्चर और जेनेटिक वेरिएशंस को भी देखने में मिल सकता है, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और डिटेल में देखूं तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी डेटाबेस में हमें रो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलता है जिसमें प्रोसेस तो बहुत ही मिनिमम की गई है। प्रोसेस मतलब किसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है या प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करना है, ठीक है। डायरेक्टली ये सबमिशन है फ्रॉम रिसर्चर से वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही जगह के रीजन की बात कर रही हूँ, नहीं, ये डेटाबेस जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड से जहां जहां रिसर्च चल रही होगी वहां वहां से ये डेटा आपको मिल सकता है। मे इंक्लूड एरर। ऑब्वियसली ये जो डेटा है डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से, मान लीजिए कि आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, मान लीजिए आपने पीसीआर ही लगाया, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं IL-6 का। आपने IL-6 का पीसीआर लगाया, पीसीआर लगाने के पास आपको डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिली। इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज से आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लीजिए आपने कुछ जीनोटाइपिंग कर ली, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि समझिए थोड़ा, जीनोटाइपिंग की और आपने जीनोटाइपिंग से क्या हुआ, आपको कुछ सीक्वेंसेस पता चले, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंसेस है ना, ये सीक्वेंसेस क्या है, ये जो सीक्वेंसेस है ये सीक्वेंसेस आपका आउटकम निकला और ये जो सीक्वेंसेस है यही आपका प्राइमरी डेटाबेस होगा, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस है, ना ही आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ना आपने एनालाइज किया है कि किस तरह का सीक्वेंस है, राइट है कि नहीं है, जो एग्जैक्ट आपको चाहिए था वैसा आया कि नहीं, इस तरह के सीक्वेंस आने से क्या चीजें होती हैं, ऐसा कुछ भी एनालाइज आपने नहीं किया है। तो ये क्या है, सिर्फ ये सीक्वेंस मुझे मिला है और ये मेरा हो गया प्राइमरी डेटाबेस, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी डेटाबेस है, अब इसमें देखिए कि गलती होने के चांसेस है, क्योंकि आपने सिर्फ सिंपली इस सीक्वेंस को ले लिया, अब आपने कुछ एनालाइज नहीं किया है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ एरर आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये मैन्युअली ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो ऑब्वियसली चांसेस है कि एरर मिल सकते हैं। ऑफन सर्व्स एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी डेटाबेस। अब ये जो प्राइमरी डेटाबेस है ये सेकेंडरी डेटाबेस के लिए एक सोर्स का काम करेगा, कि अब अगर इसकी मैं फर्दर स्टडी करना चाहती हूँ, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ या फिर इस पर कुछ मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट और आगे लेके जाना चाहती हूँ, तो ये मेरे सेकेंडरी डेटाबेस के लिए ये प्राइमरी डेटाबेस मेरा सोर्स का काम करेगा, राइट। अच्छा, अब चलिए कि प्राइमरी डेटाबेस के कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटाबेस आप समझ गए कि क्या क्या होता है, ये डेटाबेस किस तरीके से होते हैं। अब कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक में मैंने डेटाबेस का नाम लिखा है, दूसरे में मैंने टाइप मेंशन किया और थर्ड में उसका डिस्क्रिप्शन कि वो क्या है। तो पहला है मेरा NCBI जीन बैंक। NCBI से आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देख सकते हो, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इसमें क्या है, ये डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस को स्टोर करके रखते हैं जो रिसर्चर से मिलती है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी एक जीन है, जैसे IL-6 जो जीन है, इसका सीक्वेंस मुझे आज की डेट में पता है, लेकिन ये सीक्वेंस मुझे मिला कैसे, पहली बार किसी ने कभी ना कभी किसी न किसी रिसर्चर ने IL-6 जीन पे काम किया होगा और इसका डेटा, इसका सीक्वेंस किया होगा और वो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन NCBI को दे दी होगी और NCBI ने उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड कर लिया, ठीक है। तो इसलिए आज मैं IL-6 जीन का सीक्वेंस मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट है EMBL EBI। इसमें भी आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता करते हो, ये एक यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, राइट। नेक्स्ट है आपका DDBJ, इसका फुल फॉर्म है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। इसमें भी आपको न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मिलती है, ये एक जापानीज रिपोजिटरी फॉर DNA सीक्वेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PDB प्रोटीन डेटा बैंक, जहां पे आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन मिलता है, जहां पर आपको 3D स्ट्रक्चर, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, मेनली की प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ मैं, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड की जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये दोनों बायोमोलिक्यूल्स है, इनका 3D स्ट्रक्चर को स्टोर किया जाता है। और अगर आप इनके 3D स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप
PDB यानी प्रोटीन डेटा बैंक से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका DBSNP यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डेटाबेस, जहां पर आपको जेनेटिक वेरिएशन का डेटा मिलेगा। यहाँ पर SNP जो होता है जेनेटिक वेरिएशन का, SNP का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप DBSNP से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके प्राइमरी डेटाबेसेस के। प्राइमरी लेवल पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके एक्सपेरिमेंट क्या है, और फिर आप सेकेंडरी डेटाबेस खुद जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आप जब प्राइमरी डेटाबेस को लेके आगे काम करोगे तो क्या होगा कि आप उसको यूज करके अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी डेटाबेस। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं सेकेंडरी डेटाबेसेस में कि आखिर सेकेंडरी डेटाबेस क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि अब सेकेंडरी डेटाबेस हमारा प्राइमरी डेटाबेस से मिलता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है उसको प्रोसेस्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनोटेट करते हैं। मतलब कि हर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर अरेंज करना, प्रॉपर नेमिंग देना सेकेंडरी डेटाबेस में चला आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम डेटा यूज करते हैं वो हमारा प्राइमरी डेटाबेस होता है। ठीक है, अब ये जो डेटाबेसेस हैं, these databases add biological meaning by organizing data into categories, removing errors and including functional annotations। मतलब इस डेटाबेस में क्या होता है कि आप इसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करते हो। क्योंकि प्राइमरी डेटाबेस में क्या हो रहा था, एरर्स मिल रहे थे आपको, प्रॉपर तरीके से स्टोर्ड नहीं था, प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी जगह पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब आपकी लैब में खूब सारे प्रोटीन्स है, खूब सारा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, जहां पर होना चाहिए वहां नहीं है। तो आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी लैब में ये चीज है कि नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है तरीके से। अगर ऑर्गेनाइज होता तो आपको पता होता कि हाँ, प्रोटीन के सारे प्रोटीन जितने हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है जो इस पर्टिकुलर सेल कल्चर से जो रिलेटेड चीजें है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उसको ऑर्गेनाइज करना है ताकि आप उससे मीनिंग्स निकाल सको, मीनिंगफुल वो बायोलॉजिकल डेटा आपके लिए साबित हो कि जब आपको नीड हो तो उससे आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको, और इस इंफॉर्मेशन में आपको एरर्स भी नहीं मिलते। मतलब क्या होता है, सेकेंडरी डेटाबेस में आपको एरर्स नहीं मिलते क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हर इसको फंक्शनल एनोटेशन दिया जाता है, यानी कि इसको लेबल किया जाता है, नाम दिया जाता है, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो ये जो डेटा होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, एनोटेड होते हैं फॉर फंक्शनल सिग्निफिकेंस, राइट। ये डेटा हमें प्राइमरी डेटाबेस से मिलते हैं, जिसकी अभी हमको जरूरत है एक्यूरेसी, इसकी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि जरूरी नहीं कि प्राइमरी डेटाबेस एकदम सही हो, एकदम एक्यूरेट हो। आपको उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम सेकेंडरी डेटाबेस की तरफ जाते हैं। क्वालिटी इज चेक्ड, यहाँ पर हम क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, और हेल्प रिसर्चर इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा इजी। और यहाँ पे जो है रिसर्चर को अलाउ किया जाता है कि आप इन बायोलॉजिकल डेटाबेस से कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सके। मतलब ये ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, ऐसे नहीं है कि बिखरे हुए हैं जिसमें कि डेटा इतना सारा है लेकिन आप उससे एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कुछ, या फिर उससे कुछ आउटकम नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो डेटा हमारी किस काम का होगा। तो उसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मीनिंगफुल बनाना हमारा सेकेंडरी डेटाबेसेस कहलाता है। ठीक है, अगर हम मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूं कि सेकेंडरी डेटाबेस में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका यूनिप्रोट केबी, जिसमें कि हम स्विस पोर्ट TREMBL करते हैं। TR मतलब ट्रांसलेशन। अच्छा, ये सब चीजें क्या है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, ये 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, और पूछा कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटाबेस है, जिसमें आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों का मिक्स दे दिया क्वेश्चन में, और पूछा कि अब इनमें से बताइए सेकेंडरी डेटाबेस क्या है। ठीक है, या फिर जो हम प्राइमरी डेटाबेस को यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटाबेस के लिए करते हैं, टर्शरी बेसिस के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूनिप्रोट के भी जो है एक तरह का प्रोटीन सीक्वेंस है। यहाँ पे आपको प्रोटीन सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस विद फंक्शनल एनोटेशंस। मतलब यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है,
फंक्शनल एनोटेशंस के साथ, नेमिंग के साथ, लेबलिंग के साथ, कि आपको जिस तरह का प्रोटीन चाहिए, जिस तरह के प्रोटीन के सीक्वेंसेस चाहिए, वो आपको यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको इन डेटाबेस से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चला आता है। नेक्स्ट आपका पीफैम। पीफैम का मतलब होता है प्रोटीन डोमेन फैमिली। यहाँ अगेन हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन फैमिलीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, दे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन फैमिलीज एंड फंक्शनल डोमेन्स। यानी इतनी सारी प्रोटीन्स होती है और हर प्रोटीन को हमने एक फैमिली में कैटेगराइज कर रखा है ताकि प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सके, उनके क्या फंक्शनल डोमेन्स हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको पीफैम में मिल जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आपको कोई एक नया प्रोटीन मिला, मान लीजिए एक्स नाम का कोई एक नया प्रोटीन मिला। अब आपको देखना है कि ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप पहले तो इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक वाली प्रॉपर्टीज है, मतलब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। तो आपको इस तरह से 3, 4, 10, 15 ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए आपको मिले। तो अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में ये प्रोटीन किस फैमिली से बिलोंग कर सकता है, वो आप कैसे चेक करोगे, जब आपके पास प्रोटीन फैमिलीज की इंफॉर्मेशन होगी, और ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे पी फैम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंट्राप्रो। इंटरप्रो में भी आपको प्रोटीन फैमिलीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड मल्टीपल डेटाबेसेस टू प्रोवाइड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे अलग अलग डेटाबेसेस से, मल्टीपल यानी अलग अलग जगह से हम कुछ प्रोटीन की एनालिसिस करते हैं और उन डेटा को इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं। तो यानी कि आपको मल्टीपल जगह का जो इम्पोर्टेंस है या मल्टीपल जगह का इंफॉर्मेशन वो एक जगह पे मिल जाता है, दैट इज इंटरप्रो। तो यहाँ पर आप प्रोटीन फैमिली की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसाइट। प्रोसाइट क्या होता है, ये प्रोटीन मोटिफ की तरह का इंफॉर्मेशन देता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन में मोटिव्स और डोमेन्स होते हैं उनका इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोटीन्स के मोटिव्स होते हैं, जैसे कि सुपर सेकेंडरी मोटिव्स आपने सुना होगा ना। डोमेन्स क्या होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, जो कि फंक्शनल होते हैं। तो उन सभी का जो इंफॉर्मेशन है आपको प्रोसाइट से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका KEGG, जिसमें कयोटा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है यहाँ पर आपको पाथवेज और जीनोमिक्स का इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो होता है इंफॉर्मेशन मिलता है मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में, और जीन के फंक्शन के बारे में, कि जीन का क्या फंक्शन है, उसका क्या वो जीन किस मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप KEGG से पता कर सकते हो। तो ये हो गए आपके सारे के सारे सेकेंडरी डेटाबेसेस। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी डेटाबेसेस की। तो टर्शरी डेटाबेस क्या होते हैं, हाईली क्यूरेटेड, इसका मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये डेटा जो होते हैं वो सेकेंडरी डेटाबेस के कंपेयर में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पूरी तरीके से एनालाइज्ड होते हैं और समराइज्ड होते हैं। इस तरीके से समराइज्ड होते हैं कि आपका जो मोटा मोटा जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो आपको एक जगह पर समरी के फॉर्म में मिल जाएगा। दैट इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेसेस। टर्शरी डेटाबेसेस में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेस मल्टीपल सोर्स होते हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनको एनालाइज करके हम उनको टर्शरी डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको बायोलॉजिकल इंसाइट्स यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शन का इंटरप्रिटेशन वगैरह आप कर सकते हो। फर्दर इस डेटा को आप यूज कर सकते हो फॉर योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस डेटा में क्या होता है, data is extensively analyzed and interpreted for biological significance, combines and integrates information from multiple sources, designed for researcher, clinicians and educators. ठीक है, help in biological modeling, functional genomics and clinical study। इन सभी चीजों के लिए आपको टर्शरी डेटाबेस का यूज कर सकते हो। अब टर्शरी डेटाबेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर फिर से मेरे पास चला आता है KEGG। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी डेटाबेस में है वो टर्शरी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है,
जो है यहाँ पर ओवरलैप भी हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह के KEGG में जो आपको डेटा मिलेगा वो सेकेंडरी डेटा भी मिलेगा आपको और टर्शरी डेटा भी मिलेगा, तो इसलिए दोनों के एग्जाम्पल में चला आता है। यहाँ पर हम पाथवेज और सिस्टम बायोलॉजी का इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जीनोमिक्स, केमिकल क्या पाथवेज का इंफॉर्मेशन, ये सब बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टोम। अब रेक्टोम की मदद से आप मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और पाथवे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में और उनके पाथवे के बारे में ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओमिम, OMIM, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। यहाँ पे आपको सारी की सारी जेनेटिक डिसीजेस के बारे में मिलेगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी गई है जो लिंक करती है ह्यूमन जीन को उसके डिसीज और डिसऑर्डर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप जेनेटिक डिसीजेस पे काम कर रहे हो तो ये जो डेटाबेस है वो आपके लिए बेस्ट अप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट इज मेटासाइक। मेटासाइक में आप मेटाबॉलिक पाथवे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन मिलेगा मेटाबॉलिक पाथवे का या एंजाइम्स का, जहाँ ऑर्गेनिज्म से एक्सेस किया गया है, मतलब जो हमने ऑर्गेनिज्म से मेटाबॉलिक पाथवे उनके एंजाइम्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेटासाइक यानी कि यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं टर्शरी डेटाबेस के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डेटाबेस पढ़ लिया। अब इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर ये तीनों डेटाबेस में क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहला अगर कंपैरिजन में करूं तो डेटा टाइप, ये किस तरह के डेटाबेस है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटाबेस में आपको रो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलता है जो डायरेक्टली रिसर्चर से आता है। सेकेंडरी डेटाबेस में आप यहाँ पे आप क्या करते हो, प्राइमरी डेटाबेस को लेकर प्रोसेस्ड और एनोटेट करते हो, यानी कि उसमें टैग करते हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली तरीके से अरेंज करते हो। टर्शरी डेटाबेस में आप हाईली ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेटेड डेटा आपको मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं सोर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कहा एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्चर से आपको प्राइमरी डेटा मिलता है। सेकेंडरी डेटाबेस की बात करूं तो ये आपको प्राइमरी डेटाबेस से मिलता है, और टर्शरी डेटाबेस में क्या है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही जगह से आपको इंटीग्रेटेड डेटा मिलता है, ठीक है, यानी इकट्ठा किया हुआ डेटा आपको मिलता है टर्शरी में। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर ये मिनिमम और नो ऑर्गेनाइज, मतलब यहाँ पे डेटा को बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल रहा है। सेकेंडरी डेटाबेस में जो आपका डेटा होता है वो मॉडरेट टू हाई ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं। लेकिन जो टर्शरी डेटाबेस है यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो बहुत हाई होता है, और यहाँ पे आप फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो, यानी उस डेटा से आप यूजफुल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है एरर के चांसेस देखें तो एरर जो है वो प्राइमरी डेटाबेस में सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी डेटाबेस में जो एरर है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एरर को चेक किया जाता है। और टर्शरी डेटाबेस में तो आपको एरर मिलने के चांसेस ही बहुत लो होते हैं यहाँ, क्योंकि हाईली एक्यूरेट होता है और यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंट होता है जिसका मीनिंगफुल बायोलॉजिकल कंटेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एरर बहुत कम होता है और यहाँ पे एरर सबसे हाई होगा, यहाँ पे एरर सबसे कम होगा, ठीक है। पर्पस की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटाबेस को हम एज अ डेटा स्टोरेज की तरह लेते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डेटाबेस में हम इस डेटा को, प्राइमरी डेटाबेस को एनोटेशन देते हैं, यानी कि प्रॉपर लेबल करते हैं, अरेंज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और टर्शरी डेटाबेस में हम बायोलॉजिकल इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसा डेटा जिससे कि जो आपको हेल्प करे बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करने में और प्रॉपर आउटकम देने में, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी डेटाबेस में आपको डीएनए सीक्वेंसेस, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और रो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा। यहाँ अगर सेकेंडरी डेटाबेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एनोटेटेड प्रोटीन के फंक्शंस मिलेंगे, जीन फैमिली, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। टर्शरी डेटाबेस में पाथवे का इंटरेक्शन, डिसीज का क्या एसोसिएशन है और फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे जैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ मूव करते हो वैसे वैसे जो इंफॉर्मेशन का लेवल है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं।
प्राइमरी डेटाबेस में एग्जांपल आ जाता है जीन बैंक का, जिसमें हम एनसीपीआई देखते हैं, पीडीबी यानी प्रोटीन डेटा बैंक, डीबीएसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डेटाबेसेस चले आते हैं। सेकेंडरी में यूनिप्रोट, केईजी, पीफेम, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। और टर्शरी डेटाबेस में केईजी या ओम यानी कि ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मेंस यानी कि जेनेटिक वेरिएशन के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों डेटाबेस को अच्छे से पढ़ा, प्लस हमने इनका कंपैरिजन भी देख लिया कि क्या क्या डेटाबेस होते हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम और डेटाबेस पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दो और आपको डेटाबेस पढ़ाना चाहती हूँ। एक होता है स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस और दूसरा होता है कंपोसाइट डेटाबेसेस। अब ये क्या होते हैं, जरा इस पे भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस की बात करूँ तो ये जो डेटाबेसेस होते हैं इनका फोकस होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, मतलब इनकी स्पेशलिटी होगी कि वो किसी एक तरह के डेटा को ही जो है अब उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे कि डिसीज हो सकता है, मेटाबॉलिक पाथवे हो सकता है, प्रोटीन फैमिली या जीन एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है ये जो स्पेशलाइज्ड डेटा है वो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलता है, हाई क्वालिटी का इंफॉर्मेशन रखता है, और ये क्या है टू अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टॉपिक और डोमेन। जैसे मान लीजिए कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें एग्जांपल है ओम, जो क्या है एक एक तरह का ऐसा डेटाबेस है जहां पर आपको ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये क्या है, एक तरह का स्पेशलाइज्ड डेटाबेस हो गया कि यहाँ पर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दे ऑफन यूज द डेटा, यहाँ पर भी आपको प्राइमरी से सेकेंडरी से डेटा लेते हुए मिलेंगे, बट फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। प्राइमरी सेकेंडरी डेटाबेस से वो ऐसा डेटाबेस उठाएंगे जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो। ऐसा नहीं है कि जैसे ओमिम में देखा आपने कि सारी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको प्रोटीन फैमिलीज भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, नहीं, यहाँ पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो MEROPS, मेरोप्स। मेरोप्स में क्या है, आपको जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और उनके इनहिबिटर्स के बारे में डेटा मिलेगा। आर फैम जो होते हैं ये आरएनए फैमिलीज पे और उसके स्ट्रक्चर का डेटा को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लाई बेस। फ्लाई बेस जो है वो क्या है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि ये आपको ड्रोसोफिला के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है, उसका जेनेटिक मॉलिक्यूलर डेटा आपको फ्लाई बेस से मिल सकता है, जो कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। राइट, नेक्स्ट है आपका ACEDB। ACEDB ये भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है निमाटोड्स यानी कि बेसिकली सी एलिगेंस के बारे में, जो अगेन एक तरह का मॉडल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका टेयर, TAIR। इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है एराबिडोप्सिस थैलियाना, यानी कि ये जो प्लांट में जो होता है, हम बेसिकली यही मॉडल ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, तो वहां पर जो उसकी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको TAIR डेटाबेस से मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप प्लांट पे कुछ काम करना चाहते हैं, किसी तरह का नया ड्रग ढूंढना चाहते हैं, कोई कोई इंटरेक्शन देखना चाहते हैं, कोई प्रोटीन आइसोलेट करना चाहते हैं, तो उस प्लांट का जितना इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको TAIR में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस देख सकते हो, इस प्रोटीन के बारे में, फंक्शन, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, किस किस तरह से मेटाबॉलिक पाथवे काम करते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, सारा का सारा इस मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा में कलेक्ट है, और वो डेटा है TAIR। तो यहाँ पर आप जाके सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोसाइट डेटाबेसेस। अब ये डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये डेटाबेसेस क्या होते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से इंट्रीगेट यानी कलेक्ट किए हुए डेटा होते हैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो होता है कंपोसाइट डेटाबेसेस में, यहाँ पर इंट्रीगेट यानी कि कलेक्ट किया हुआ डेटा आपको मिलता है मल्टीपल सोर्सेस से, और वो सोर्सेस है प्राइमरी और सेकेंड। यहाँ पर भी वही है, स्पेशलाइज्ड में भी हम जो डेटा था वो प्राइमरी और सेकेंडरी से ही कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्पेशलाइज्ड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में।
यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मकसद है वो हमारा ये है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे सके बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए, कि हर चीज को कंसाइज करके एक प्लेस में जो है आप प्रेजेंट कर सको। They use users to allow different types of biological data, जैसे कि सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर और पाथवे। एक ही प्लेटफॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब अगर कोई प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन का सीक्वेंस, उसका स्ट्रक्चर, पाथवे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए दे एक्ट एज अ सर्च इंजन और हब्स। ठीक है, और यहाँ पर आप वेरियस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो इन डेटाबेसेस की मदद से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है एनसीबीआई। एनसीबीआई का यूज करके भी मैंने आपको दिखाया, उसका एक बेहतर एग्जाम्पल आपको बताया, जिसमें कि जीन बैंक, पबमेड और पीडीबी चले आते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि जैसे आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन, वो जो प्रोटीन और डीएनए का इंफॉर्मेशन है, वो आप किस डेटाबेस से लोगे? एनसीबीआई से लेते हो। तो पबमेड से आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो भी क्या है, एनसीबीआई का ही पार्ट है, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हम के ई डबल जी की बात करूं तो मैं यहाँ पर जीन और जीनोमिक्स की बात करूंगी। यहाँ पर जो मेरे जीन्स है, जीनोम्स है, उनके जो इंफॉर्मेशन है मल्टीपल पाथवे से वो किस तरह लिंक्ड है ना, किस तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कैसे वो आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है यूनिप्रोट, जो कि यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स है। यहाँ पे आप प्रोटीन सीक्वेंस को कलेक्ट कर सकते हो, जो आपको स्विस प्रोट, TREMBL और PIR से मिलता है। यानी इन सभी जगह से जो है आप प्रोटीन के सीक्वेंसेस को इंट्रीगेट कर सकते हो। इन तीनों साइड में, यहाँ से और यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे और उसको एक ही जगह पे आके गैदर कर दोगे, तो वो हो जाएगा आपका यूनिप्रोट, जहां पर आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपको कंपोसाइट डेटाबेसेस के। कि आई होप कि ये सारा जो चीजें हमने पढ़ा है वो डिटेल में देखा है, ताकि जो इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका कोई कंसेप्ट जो है अधूरा न रहे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। यहाँ पे हमने जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक्स, जो हमारा आज का था डेटाबेसेस, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ। ओके, सो बाय बाय।